माननीय सदस्य, तकनीकी सदस्य फोरम, आज ये जो रिव्यू पिटीशन पर पब्लिक हियरिंग थी, इसको देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पब्लिक हियरिंग न हो के केवल बंद कमरे में होने वाली हियरिंग थी, जिसमें केवल यूपीएससीएल को ही सुना जाना था और उपभोक्ता व उनके दर्द या उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। क्योंकि जब बोलने का मौका आया पब्लिक के या उपभोक्ता को तो उनको रोक दिया गया। उसके बाद जब यूपीसीएल एमडी बोले तो वो जीएसटी और प्रदेश के पूरे चलाने की बात कर रहे, जिनसे यूपीसीएल नहीं चल रहा, उनको नहीं रोका गया। वन साइडेड फोरम का रवैया ये देखा गया कि जब काउंटर पे देने का जब सवाल आया तो फोरम ऐसे उठ के चली गई जैसे कि सबकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया हो। तो ऐसा पहली बात फोरम ने रुख क्यों अपनाया? एक्चुअली आज जो पिटीशन थी, रिव्यू पिटीशन, उसका पर्पज़ ये था कि जो यूपीसीएल ने 12.5% टैरिफ इंक्रीज के लिए रिव्यू डाला था, उस पर उनको अपनी बात कहनी थी। तो पहले उनको मौका दिया गया भी आप बताइए आपने क्या इसके फेवर में कहना है। जब उन्होंने बोल दिया उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर थे, जितने भी रिस्पॉन्डेंट थे, उन सबको मौका दिया गया। और जब उन सब ने बोल लिया तो उसके बाद आखिरी में फिर यूपीसीएल को जो क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे उसका जवाब देने के लिए खड़ा किया गया था। और उसके बाद फोरम ने अपनी कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। इसके बाद किसी को कुछ कहना है तो वो उसको लिखित में आयोग के सामने लिख के दे सकता है। सर, अगर यूपीसीएल की ही सुननी थी यूपीसीएल की तो पब्लिक हियरिंग क्यों? और पब्लिक हियरिंग तो प्रॉपर पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, पब्लिक का भी मान सम्मान होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का हियरिंग नहीं थी कि एक आदमी बोलेगा फिर दूसरा उसका जवाब देगा, दूसरा बोलेगा उसका दूसरा जवाब देगा। तो इट इज़ ए अनएंडिंग प्रोसेस। उन्होंने अपनी जो टैरिफ बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बात लिखी, अपनी बात कही, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके लिए सारे रिस्पॉन्डेंट जितने थे उन्होंने अपनी बात कही। अब उसके बाद अगर उसके बाद भी किसी को कुछ कहना है तो वो लिखित में बात दे, तो उसको हम संज्ञान लेंगे। आज हमको डिसीजन देने नहीं जा रहे हैं, अभी जजमेंट विल बी रिजर्व। सर, स्वराज सेवा दल के रमेश जोशी ने एक बात अपनी रखी है, अगर कुछ घोटाले जो एमडी साहब के ऊपर लगाए हैं, अगर ये जो है ना खुल जाते हैं तो टोटल पैसा इन्हीं के पास है, तो टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस कंडीशन में आपका क्या कहना है? उसको उस टाइम पे सबके सामने जब आयोग की वो चल रही थी सुनवाई, तब भी एक अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कहा था कि ये प्रीव्यू जो है घोटाले का या जो इसका प्रीव्यू आयोग का नहीं है। इसके लिए विजिलेंस सेल है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसके लिए शासन है। वहाँ पे ही इन घोटालों की जांच होती है, वहीं पे ही सीबीआई इंक्वायरी होती है। हमारा कोई विजिलेंस इंक्वायरी का कोई ना हमारे पास सेटअप है, ना हम लोग इसके लिए सक्षम हैं। सर, माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ तथ्य भी उन्होंने जो है ना सबूत के तौर से पेश किए गए हैं कि अगर ये इस तरफ आपका संज्ञान रहता है तो उसकी सत्यता हम लोग इससे नहीं कर सकते ना। उसकी सत्यता के लिए या तो विजिलेंस इंक्वायरी हो या शासन कोई इंक्वायरी सेल बनाएगा। 3 सदस्य समिति, 2 सदस्य समिति, वो शासन बना सकता है ना। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है कि जिसमें हम उसके खिलाफ उन सबूतों की जो तथ्य दिए गए हैं उनकी जांच कर सकें। सर, निष्कर्ष क्या रहा जाए? निष्कर्ष तो अभी कुछ नहीं रहा। अभी तो अभी हियरिंग खत्म हुई है। वो तो अभी जब आयोग बैठेगा आपस में बात करेंगे। हमारे सामने सब कागज जो आए हैं, जो लोगों ने स्टेक होल्डर्स ने लिख के दिए हैं, उसके बाद डिसाइड करके तब निष्कर्ष निकालेगा। आयोग का निष्कर्ष ऐसे नहीं निकलता कि हम सुनवाई होते ही डिसीजन दिया जाए। सर, मेरा सवाल ये है कि आज जन सुनवाई थी तो किस तरह के तर्क रखे लोगों ने जो आपको ये मतलब बता पाए कि भाई इस बार दो साल में 2 बार कम से कम रेट नहीं बढ़ने चाहिए? किस तरह के तर्क? ऐसा यूपीसीएल का तो खाली एक ही पर्पस था बेसिकली। दोनों 2 तथ्य थे। एक तो था उनका जो एक सरचार्ज वाला माप था, उसको तो हमने ऑलरेडी टेकन केयर ले लिया है, तो ऑलरेडी टाइप में, इसलिए उसको तो वो कोई ऐसा तथ्य नहीं था जो आयोग के सामने पहली बार आया हो। जो आयोग उन्होंने जब टैरिफ यार दाखिल किया था उसमें भी उसको लिया था, उसको हमने संज्ञान में लिया था। उसको हमने कहा था कि भाई इसको हम आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर कोई भी छूट दी जा रही है तो वो सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो सरकार ही आपको उसको कंपनसेट करेगी। अगर उसके खिलाफ भी आपको जाना था तो आप फिर आगे रिव्यू पिटीशन आगे डालिए। दूसरा जो लेके आए हैं वो उनका तो कहना खाली एक बात पे जो फोकस किया उन्होंने बार बार, वो फोकस किया है जो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो पावर परचेज में आई है, जो पावर शॉर्टेज ऑल ओवर इंडिया हुई है, जो आप सब जानते भी हैं, सबको पता भी है। उसके लिए वो लेके आए हैं कि साहब इस महीने अप्रैल की बात करी उन्होंने, क्योंकि अप्रैल के बाद ये पिटीशन आ गई थी कि हमें साहब इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। जैसे हमने इनको 3.56 अलाउ किया हुआ था ओपन एक्सचेंज से लेने के लिए, प्लस जो इनके परमानेंट पीपीओ रखे हैं वो थे। तो आप चूँकि गैस
सप्लाई महंगी हो रही है, उसकी वजह से गैस की जो पावर है वो वायबल नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से उनकी शॉर्टेज हो रही है। कोल्ड शॉर्टेज की वजह से जो 30% 31% शॉर्टेज हो रही है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम जब आप ओपन एक्सचेंज से परचेज कर रहे हैं बिजली, तो दैट इज़ कॉस्टिंग 12 रुपीज़। आज भी बता रहे हैं कि आज भी शायद 7 या 8 रुपये चल रहा है एक्सचेंज रेट, जो कि हमारा अप्रूव रेट 3 रुपये 76 पैसे। तो वो उसके बेस पे वो लोग अपनी लेके आए हैं इस पे कि जितने तो सर रेस्पोंडेंट थे उन सब ने उस चीज़ को कंडेम किया है कि भाई अगर कोई ऐसी बात है तो दे शुड कम विद सेपरेट पिटीशन, इट इज़ नॉट ए केस ऑफ रिव्यू पिटीशन। तो उस पर कहा सर ये 1 महीने की क्राइसिस या बढ़ती महंगी दर पे बिजली खरीदना हमें देखना क्या 11 महीने तक के लिए थोप दी जाएगी क्या? यही हमें देखना है बेसिकली, क्या कल को बिजली सस्ती मिलेगी नहीं है, क्या हमें रिएम्बर्स देंगे? वही सब चीज़ देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। सर मैं जानना फिर रोस्टिंग का प्लान करें ठीक से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आम लोगों के, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से सुना आप लोगों की बातों को भी जो उन्होंने रखी, कोई कुछ आपको लगे तर्क जो लगे आपको कि भाई इसमें दम था या इन पे गौर तो करना आम होगा? लोगों का तो सबसे बड़ा तर्क यही था कि साहब बिजली के दाम ना बढ़ाए जाए। उसका पर्पज़ यही है कि आज की डेट में 2 साल कोविड के चक्कर में वैसे ही सारी इकोनॉमी भ्रष्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो उनका अब थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो बेचारा डोमेस्टिक जिनकी नौकरी में चली गई तो लोगों के घरों में रह रहे हैं, उनके घरों में भी अगर बिजली जल रही है तो वो उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो उन सबका भी मकसद यही था कि साहब किसी भी सूरत में बिजली के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ ही सफ़र करेगी, इंडस्ट्री सफ़र करेगी, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो उत्तराखंड के वासी हैं वो सफ़र करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ लिंक है। हम ये नहीं कह सकते कि बिजली अगर उद्योगों की महंगी कर दी जाए खाली तो उद्योग भी नहीं चला पाएगा। जब उद्योग नहीं चलाएगा तो उद्योग में काम करने वाले हज़ारों लोग काम करते हैं उद्योगों में, तो एक चेन है वो जीएसटी जो वेलफेयर का पैसा आता है, जो गवर्नमेंट को मिलता है पैसा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट तनख्वाह बांटती है, वो भी तो ये टैक्सेस। अब तो जीएसटी के अलावा और कोई कलेक्शन होता नहीं है आज की डेट में, चाहे एक्साइज है चाहे सेल टैक्स है, सब खत्म हो गया, सब जीएसटी रह गया। तो जीएसटी में उसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको जैसे बात हो रही है कि 1,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्ट हुआ लास्ट मंथ, मतलब इकोनॉमी रिवाइव हुई है। अब उसमें जो उत्तराखंड का शेयर होता होगा वो मिलेगा इनको। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि साहब आप खाली डोमेस्टिक की बढ़ाएं या इंडस्ट्री की ना बढ़ाएं। वैसे भी जो इंडस्ट्री का जो क्रॉस सब्सिडी है वो ऑलरेडी 18, मतलब हम लोग 19 पॉइंट कुछ 1% हमने डोमेस्टिक को कॉस्ट सब्सिडी दी है, मतलब माइनस जो एवरेज परचेज कॉस्ट है उससे 19% लेस ऑलरेडी दे रहे हैं, और 20% की सीलिंग है। 20% से ज़्यादा हम कॉस्ट सब्सिडी दे ही नहीं सकते किसी भी सेक्टर को। तो वो चीज़ें हैं। कोरोना से के बाद तो जीएसटी तो हैवी रिकवरी जीएसटी आया है सर, तो उसका तो बेनिफिट मिलना चाहिए हमको, ना कि उस पर। नहीं तो उसको खर्चा ज़्यादा हो गया ना भाई, आपकी परचेज तो बढ़ रही है ना भाई। आप जो पावर परचेज कर रहे हो, पावर परचेज जो आप पहले, मुझे याद है 2,500 3,000 3,500 यूनिट हुआ करती थी एमयू, आज वो 4,500 एमयू तक पर डे पहुँच सर गई। 1 अप्रैल को आज 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में ही इन्हें पता नहीं था कि गर्मी आएगी।